वोट चोरी का सवाल कांग्रेस और बीजेपी से होना चाहिए या चुनाव आयोग से? हमारे देश में डोनाल्ड ट्रंप के फर्जी डॉक्यूमेंट्स तक बन जाते हैं। कांग्रेस बीजेपी तो आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है और हमेशा रहेगी। वोट चोरी, इलेक्शन चोरी, वोट फर्जीवाड़ा, सिस्टम चोरी। एकदम से 65 लाख वोटर्स का नाम कटेगा तो खलबली तो देश में मचेगी और जवाबदेही भी तय होगी, लेकिन यहाँ तो कोई जवाबदेही लेने को तैयार ही नहीं। राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर आएंगे और अपने अपने हिस्से का झूठ सच कर जाएंगे, तो क्या चुनाव आयोग भी अपनी गलतियों को ढकने के लिए झूठ सच करेगा? महादेवपुर, वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा, 1 विधानसभा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने डाउटफुल वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स और फेक एड्रेस के साथ वोटर्स का मुद्दा उठाया, लेकिन इलेक्शन आयोग ने क्या किया? ये सारे आरोप निराधार हैं। बात कड़वी है कि राजनीतिक पार्टियां देश की सगी नहीं होती। यदि देश और जनता का कोई सगा है तो वो है देश की संवैधानिक संस्थाएं। जब कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने हिस्से का झूठ सच कर पतली गली पकड़ लेगी तो जनता किस पर विश्वास करेगी? कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल उसे एरा गेरा नत्थु खेरा नहीं बता सके। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। मैं खुद भुगतभोगी हूँ चुनाव आयोग की कार्यशैली का, क्योंकि इनसे 7 साल में 3 बार अप्लाई करने के बावजूद भी एक नाम करेक्शन नहीं हुआ। फिर काय की संवैधानिक संस्था? अब वक्त आ गया है कि हम नागरिक, राजनीतिक पार्टियों और संवैधानिक संस्थाओं के चरित्र पर खुलकर बात करें। तो चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई, यानी कि कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया। इनका वो चरित्र जो जनता का गला घोटता है और ये लोग इसे सुधारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। इसके लिए हम जनता को आगे आना पड़ेगा। हमारा प्यारा भारत इस 15 अगस्त को आजादी के 79 साल सेलिब्रेट कर चुका है और इन 79 सालों में एज ए नागरिक हमें एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि राजनीतिक दल एक तरफ है और संवैधानिक संस्थाएं दूसरी तरफ। अब जो ये बात मैं इस वीडियो में बोलने जा रहा हूँ, ये इस वीडियो की कोर बात है। हमारे देश के जो ये राजनीतिक दल है वो इस देश के कभी सगे नहीं हुए हैं। ये उन्होंने समय के साथ बार बार साबित किया है, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं इस देश की सगी हो सकती है यदि वो राजनीतिक दलों के तोता नहीं बने, तो चमचा या गुलामी ना करे। तो ये जो वोट चोरी का मुद्दा देश भर में चल रहा है, इस मुद्दे पर जनता को गुस्सा राजनीतिक दलों पर बाद में आना चाहिए। सबसे पहला गुस्सा चुनाव आयोग पर होना चाहिए और इसका कारण मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर चुनाव आयोग को किस तरह से कटघरे में खड़ा किया है और उसके बाद चुनाव आयोग ने उस पर रेस्पॉन्स किस तरह से किया है। इस रेस्पॉन्स में चुनाव आयोग जनता के प्रति कितना जवाबदेह और जिम्मेदार नजर आया, ये भी हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि चुनाव आयोग बाकी संवैधानिक संस्थाओं की तरह किस तरह से राजनीतिक पार्टियों की गुलामी कर रहा है या उनका पपेट बना घूम रहा है, क्योंकि आजाद भारत का सबसे बड़ा खतरा यही है। जो ये हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये राजनीतिक पार्टियों के इशारे पे कितने नाच रहे हैं और जनता के प्रति जो इनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है उससे कितना भाग रहे हैं। मैं एक एक्सपर्ट की तरह बात नहीं करूंगा और ना ही इस तरह से कि मैंने कोई पूरी जानकारी जुटा कर लाया हूं। मैं एक आम नागरिक की तरह बात करूंगा जिसके पास राजनीतिक दल और चुनाव आयोग की तरफ से हजारों सूचनाएं पहुंचती है, जिनमें सच झूठ भी होता है। जहां उसको लगता है कि एक नागरिक होने के नाते किस मुद्दे पर यहाँ पर बात होनी चाहिए, वो ही इस वीडियो में बात होगी। इस वोट चोरी के तमाशे की शुरुआत सत्ता विपक्ष की पार्टी कांग्रेस की तरफ से होती है, जहां वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाती है कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। बात सिर्फ कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के आरोपों की होती तो एक बार जनता को तसल्ली होती, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। बात इससे भी कई ज्यादा सीरियस है, जो आपको आगे पता चलेगा। पहले कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया ये जान लेते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर 5 प्रकार की चोरी की है, जो इस प्रकार एक एक करके देखो। जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18, 20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी इन सब आरोपों पर डेटा के साथ बात करते हैं, जिनके कई तो फैक्ट चेक हो चुके हैं, जहां कुछ सच और झूठ निकले हैं। जैसे एक नाम बहुत फेमस हुआ, गुरकीरत सिंह डांग, जो महादेवपुरा विधानसभा में 4 अलग अलग जगह से वोट डाल सकते थे, जिनकी 4 वोटर आईडी मिली। जैसे एक आरोप की एक ही घर में 80 वोटर मिले हैं। पिछले कुछ सालों में इस घर में रहते हुए जो लोग रहकर गए, उन्होंने अपने यहाँ रहते हुए आईडी बना ली और फिर काम की वजह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे कई आरोप है जिन पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ जाकर इस वीडियो का उद्देश्य पूरा होगा।
ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाती है और चुनाव आयोग इस बेवकूफी पर चार चांद कैसे लगाता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी सेम तरह के आरोप लगाती है और बीजेपी तो कमाल का काम करती है। पहले तो वो कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताती है और फिर ठीक उसी तरह के आरोप चुनाव आयोग पर वो खुद लगाती है, जिसका वो खंडन करती है। कितना दोगलापन है इन राजनीतिक पार्टियों में, ये जान सकते हो अच्छे से आप कि राहुल गांधी जी के आंकड़े भी झूठे हैं और वो भी झूठे हैं। वायनाड, रायबरेली, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी, कोलाथुर विधानसभा, 5 लोकसभा 1 विधानसभा। अब इनमें देखिए किया क्या है। वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ हैं, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है और 51,365 वोटर मास एडिशन में हुए। अब आप नाम देखिए साहब, मेमूना नाम है, बूथ नंबर 135 है और फिर वो 115 पे भी वही है, फिर 152 में भी वही है। विधानसभा 1 है इरानाड, लेकिन पोलिंग बूथ 135, 115, 152 में मेमूना बार बार वोटर बन जाती है, लेकिन राहुल जी प्रियंका जी को पता नहीं चलता क्योंकि उनको चुनाव जिताती हैं। बीजेपी के दूसरे नेता भी वोट चोरी के आरोप लगाते हैं। और इसके धांधली के रीमा से बड़ा खूब उदाहरण है। एक कमरा में 1,000 वोट, एक कमरा में 1,000 वोट, के राज्य में एक कमरा में 1,000 वोट निकले थे 11 से वोट। अब जब मैंने दोगलापन की बात की है तो अब कांग्रेस का दोगलापन भी देख लीजिए। वोट चोरी के आरोप उन्होंने जो बीजेपी और इसी पर लगाए हैं, लेकिन उन्होंने अनुराग ठाकुर के आरोपों का जवाब नहीं दिया और एक रैली लेकर निकल पड़े हैं। क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। इसका मतलब समझ रहे हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव आयोग की साख से, और फिर भी चुनाव आयोग इनकी ही गुलामी करता है, जनता की इज्जत नहीं। ये क्यों बोल रहा हूँ आप आगे जानोगे। दोनों राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया और चुनाव आयोग इनसे ही सच पूछ रहा है। गजब की संवैधानिक संस्था है ये। मुझे मेरी ईमानदारी से पूछो तो मैं इन राजनीतिक दलों की 1% भी गलती नहीं मानता, बावजूद इसके कि ये राजनीतिक दल झूठ बोलते हैं, जनता को आधा अधूरा सच बताते हैं। इसी के दम पर वो जनता को लगातार गुमराह करते हैं। वे जनता को इसी तरह उलझाते हैं और लड़ाते हैं कि जनता के असली मुद्दे ही गायब हो जाएं। ये लोग झूठे दावों पर प्रोटेस्ट और रैलियां तक निकाल देते हैं। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैं राजनीतिक दलों की गलतियों की क्यों बात नहीं कर रहा। इसका जवाब ये है और इसे समझना भी बहुत जरूरी है। जब एक नागरिक आजादी के सही मायने समझ जाता है ना, तो उसे सच्चाई दिखने लग जाती है। और आजाद भारत की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि ये राजनीतिक दल देश की जनता के सगे नहीं है और ये वो ही काम करेंगे जो इनको राजनीतिक लाभ देते हो और इनको सत्ता की कुर्सी पर बैठा दें। और इस बीच में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता मर रही है या जी रही है। तब जाकर एक नागरिक बोलता है कि राजनीतिक दल जनता के सगे नहीं होते हैं, तो उसकी सगी होती है देश की संवैधानिक संस्थाएं और ये ही आजाद भारत का अंतिम सत्य है। तभी मैं इस वीडियो में एक भी सवाल राजनीतिक दलों से बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरे सारे सवाल चुनाव आयोग से होंगे। एक नागरिक होने के नाते जितनी सच्चाई वो जुटा सकता है उतनी ही सच्चाई के साथ। मैं पहला सवाल चुनाव आयोग से करूं उससे पहले सबसे बड़े राजनीतिक हिडन ट्रुथ की बात करूंगा। एक हिडन एजेंडा देश की जनता को बेवकूफ बनाए रखने का। वो ये कि राजनीतिक दलों पर हमेशा से आरोप लगते हैं कि चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त वो ही बनता है जो ये राजनीतिक दल चाहते हैं, जो इनके इशारों पर नाचता हो। जबकि दिखाया ये जाता है कि इन चुनाव आयुक्त का चुनाव एक फेयर तरीके से किया जाता है, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। कुछ अपवाद हुए हैं और इनका हमेशा सम्मान रहेगा। और इन कथित पपेट की वजह से ही चुनाव आयोग कभी स्वतंत्र नहीं रह पाया और ना ही एक संवैधानिक संस्था बनकर रह पाता है। देश की राजनीति बार बार साबित करती है कि केंद्र की सत्ता में जिसकी भी सरकार होती है, वो अपने माकूल इंसान को अपना चुनाव आयुक्त बनाती है ताकि वो अपने राजनीतिक एजेंडे को भुना सके। और ये ही संविधान और चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी त्रासदी है। अब चलते हैं आरोप प्रत्यारोप की तरफ। यदि मैं राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप की बात करूं तो इस देश में कभी न्याय हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने एजेंडे के आधे अधूरे सच को जनता के सामने लाएंगे, जिसमें आधा अधूरा सच, बेतुके तर्क और कई सरासर झूठ होंगे। तब यहाँ जाकर चुनाव आयोग की हैसियत का जनता को एहसास होता है कि एक संवैधानिक संस्था की इस देश में क्या हैसियत होनी चाहिए। पहला आरोप प्रत्यारोप। राहुल गांधी ने बताया कि महादेवपुरा सीट पर 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जहां एक नाम सबसे ज्यादा सामने आया, गुरकीरत सिंह डाम, जो इस सीट पर 4 अलग अलग बूथ पर वोट डाल सकते थे, क्योंकि उनके नाम पर 4 एपिक नंबर यानी कि 4 वोटर आईडी बनी हुई थी, जिसकी वजह से कहा गया कि उन्होंने 4 बार वोट डाला या उनकी जगह किसी और ने डाला। इसके बाद गुरकीरत सिंह ने आकर क्लियर किया कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार वोट किया
किया है। यहाँ पर जाकर राहुल गांधी का झूठ सामने आता है। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से सवाल होना चाहिए कि गुरकीरत सिंह का 4 अलग अलग बूथ की मतदाता लिस्ट में नाम है, तो क्या फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता? ये मान लिया जाए कि गुरकीरत सिंह ने अपनी तरफ से एक ही वोट किया है, लेकिन कोई उसकी जगह दूसरा वोट नहीं कर सकता। लेकिन यहीं पर भारत की राजनीति और चुनाव आयोग की कार्यशैली की पोल खुलती है कि बाकी की 3 जगह फर्जीवाड़े से वोट डलाए जा सकते हैं, और ये कौन कर सकता है ये पूरा देश जानता है। क्या चुनाव आयोग इस बात से अनभिज्ञ है, या हम नागरिकों को खुलकर नाम बोलने की जरूरत है? हम कब तक हमारे राजनीतिक दलों के फर्जी तरीकों को, झूठ को, इनकी धोखेबाजी को, इनकी गैर जिम्मेदारियों और गैर जवाबदेहियों को सहेज कर रखेंगे? तो पहला सवाल चुनाव आयोग से है, क्या चुनाव आयोग को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि बाकी की 3 जगहों पर गुरकीरत सिंह की आईडी का मिसयूज किया जा सकता है फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर? क्योंकि हमारा देश फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में बहुत आगे है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के फर्जी डॉक्यूमेंट्स तक बन जाते हैं। देश के अधिकतर नागरिक जानते हैं कि बूथ पर राजनीतिक दलों के गुलामों की तरफ से किस तरह से फर्जी वोट डलाए जाते हैं, खासकर तब जब एक महिला का वोट डालने का मौका मिल जाए तो ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे राहुल गांधी ने एक महिला का नाम भी लिया था, शकुन रानी का, जिनका नाम 2 जगह रजिस्टर है। दूसरा एक नाम आया आदित्य श्रीवास्तव का, कि उनके पास 3 वोटर आईडी बताई गई है, जो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में रजिस्टर है। अब दूसरा सवाल चुनाव आयोग से, मिसयूज वाला सवाल तो यहाँ है ही, लेकिन क्या चुनाव आयोग के पास स्टाफ की कमी है, बजट की कमी है, किसी सिस्टम की कमी है, या फिर पारदर्शिता की नीयत की कमी है? बताया जाता है कि काम के चलते लोग देश में अलग अलग जगह जाते रहते हैं और वहीं जाकर आईडी बना लेते हैं। जैसे आदित्य का केस, एक ही घर में 80 लोगों का केस। क्या चुनाव आयोग एक ऐसा सिस्टम खड़ा नहीं कर सकता कि कोई भी माइग्रेंट जब दूसरी जगह अपनी वोटर आईडी बनाता है तो पहले वाली जगह की वोटर आईडी अपने आप सिस्टमेटिक ढंग से कैंसिल हो जाए? और इतना ही नहीं, ये भी अपडेशन सिस्टम में होना चाहिए कि पहले वाली जगह की मतदाता सूची से नाम कट जाए, ताकि मिसयूज का डर ही ना रहे। कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी इसलिए नहीं बनी है कि देश में फर्जीवाड़ा कायम रहे। यदि ऐसा ही है तो राजनीतिक दल इस देश को फिर से गुलामी के अंधकार में धकेलने में जरा सा भी समय नहीं लगाएंगे। यदि ये बात भ्रम है तो यकीन मानिए हम आज भी गुलाम हैं। चुनाव आयोग की कार्यशैली इतनी ढीली और नाकारा है कि मैंने खुद ने मतदाता सूची में अपना नाम करेक्ट कराने के लिए 7 सालों में 3 बार अप्लाई किया, लेकिन एक बार भी नाम करेक्ट होकर नहीं आया। तो एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि गलत नाम लिखे ही क्यों जाते हैं? क्या मतदाता सूची में नाम लिखने के लिए पढ़े लिखे गवारों को बिठाया जाता है? एक जवाब इसका मैं देता हूँ, ये जो भी लोग सरकारी कागजी कार्रवाई करते हैं, ये लोग परवाह ही नहीं करते कि डॉक्यूमेंट्स में सही नाम लिखना है या नहीं, क्योंकि इन्हें काम नहीं करने की सैलरी मिलती है। तभी ये जनता को बार बार चक्कर काटने में मजबूर करते रहते हैं। जनता चक्कर काटती रहेगी और ये तनख्वाह कमाते रहेंगे। दूसरा आरोप प्रत्यारोप, चुनाव आयोग ने कहा कि जब वोटर लिस्ट तैयार होती है तो इसमें सारे राजनीतिक दल इस प्रोसेस में शामिल होते हैं। तो कुछ पार्टियों और उनके बूथ लेवल एजेंट्स ने ड्राफ्ट लिस्ट सही से नहीं देखी और ना ही समय रहते आपत्ति दर्ज कराई। सभी पार्टियों को ये लिस्ट इसलिए शेयर की जाती है कि ताकि वो समय रहते मुद्दा उठा सके, जिससे निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव पूर्व गलतियां सुधारने में मदद मिले। सच बताऊं तो ये बात अपने आप में बहुत बड़ी मजाक है। ये बात आजादी की लड़ाई के गाल पर जोरदार तमाचा है। अफसोस है कि चुनाव आयोग अभी तक ये बात नहीं जान पाया। 1 साल बाद आजादी को 79 साल हो जाएंगे और हम इन 78 सालों में इतिहास से कुछ नहीं सीख पाए। बात यह है कि इन गलतियों का राजनीतिक दल मुद्दा क्यों उठाएंगे? क्योंकि गुरकीरत सिंह के 3, आदित्य के भी 3 और शकुन रानी का 1, यानी कि कुल 7 वोटों का फायदा किन्हें होगा? जरा सोच के देखो। यदि नहीं सोच पा रहे हो तो हमारे देश की राजनीतिक गुंडागर्दी और फर्जीवाड़े का अनुभव आपको बहुत कम है। राजनीति का एक सार्वभौमिक सत्य है कि इन 7 वोटों का फायदा कोई ना कोई राजनीतिक दल जरूर उठाएगा। तो देश में कितने वोट हो गए गिन लो। राहुल गांधी के अनुसार इतने वोट। We found that 1,250,000 votes were stolen. और अनुराग ठाकुर के अनुसार इतने वोट। वायनाड में 93,499। अब जरा सोचो कि ये राजनीतिक दल वोटर लिस्ट को मुद्दा कब बनाएंगे? जब इन्हें फर्जी वोटों का फायदा नहीं हुआ होगा। जैसे राहुल गांधी को महादेवपुरा सीट पर नहीं हुआ और अनुराग ठाकुर को वायनाड की सीट पर, और तब जाकर इन दोनों ने ही इस वोटर लिस्ट को वोट चोरी का मुद्दा बना दिया और एक दूसरे को ही वोट चोर बताने लग गए। अब यहाँ राजनीतिक दलों से कोई सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं। यहाँ पर सवाल फिर से चुनाव आयोग से होना चाहिए कि आप समय से वोटर लिस्ट अपडेट क्यों नहीं करते हैं? आपके ऑफिसर्स किस बात की तनख्वाह लेते हैं? इस प्रोसेस में राजनीतिक दल शामिल ही क्यों हो? ताकि वो बेतुके टाइम पर इसे गैर जरूरी मुद्दा बना सके और जनता सड़कों के इन गड्ढों पर मरती रहे, ये स्टूडेंट लाठियां खाते रहे। ये काम चुनाव आयोग का है, उसकी अपेक्षा राजनीतिक दलों से करना ही सबसे बड़ा अन्याय है। वोटर लिस्ट का हर एक काम, हर एक करेक्शन सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का है और किसी का नहीं। बहुत सारे मुद्दे हैं जहां चुनाव आयोग से बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए तीसरा और आखिरी सवाल। इलेक्शन आयोग राहुल गांधी के आरोपों पर कहता है कि वोट चोरी के आरोप बिल्कुल निराधार है, लेकिन कांग्रेस क्या बीजेपी भी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है कि वोट चोरी हुई है। जब एक के बाद एक राजनीतिक दल चुनाव आयोग पर वोट चोरी के लांछन लगाए जा रहे हैं, क्या 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता को न्याय मिल जाएगा? सत्य पता चल जाएगा? चुनाव आयोग कहता है कि राहुल गांधी के आरोप निराधार है और वो माफी मांगे या
एफिडेविट दें। तो फिर अनुराग ठाकुर के आरोप क्या है, जनता पूछ रही है। चुनाव आयोग ने उनसे एफिडेविट क्यों नहीं मांगा, जनता जानना चाह रही है। क्या ये बात साबित नहीं कर रही है कि चुनाव आयोग समय समय के सत्ता दल का पपेट है? और बात एफिडेविट की है तो सपा के अखिलेश यादव कहते हैं हमने तो कितने ही एफिडेविट जमा करा दिए, उनका क्या हुआ? अब बेचारी आम जनता रोटी कपड़ा मकान, सड़कों के गड्ढों में हाथ पैर तुड़वाने और सड़कों पर लाठे खाने में व्यस्त है। तो जनता इस बीच में, इस तूतू में वो कितना सच जाने, क्योंकि एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं और दिन महीनों बीत रहे हैं। कब तक जनता इन्हीं आरोप प्रत्यारोप में उलझी रहेगी? अब आता है इस मुद्दे का जवाब। क्या चुनाव आयोग अकेला ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्याय प्रस्तुत कर देगा? खासकर तब जब राजनीतिक दल एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं, पूरा कैंपेन चलाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग गवाही देने के लिए तैयार ही नहीं है। मात्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी का न्याय प्रस्तुत कर सकती है। यदि चुनाव आयोग चमचागिरी से बाहर निकलकर अपनी हैसियत पहचान जाए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तरफ चुनाव आयोग, दूसरी तरफ कांग्रेस, तीसरी तरफ बीजेपी, चौथी पांचवी छठी जगह बाकी की सारी पार्टियां, सारे आरोपों के सबूतों के साथ सारे के सारे सवालों के जवाब वहीं के वहीं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सीसीटीवी फुटेज की ही देन है कि चुनावों की सबसे बड़ी धांधली देश के सामने आई। उसके लिए एक एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने पड़ जाए तो दिखाने पड़े। किसी को ये सीसीटीवी फुटेज शेयर मत कीजिए, पर वहां तो दिखा सकते हैं ना जिन जिन पॉइंट्स पर ये मुद्दा बना है। शायद इसीलिए तो वहां पर कैमरा लगा के रखा होगा, अन्यथा कैमरा वहां पर किस काम का और जनता के पैसे बर्बाद क्यों करने हैं? ये क्रिमिनल एविडेंस है। तो सजा होनी चाहिए आरोपी को, चाहे ईसी हो या कांग्रेस। और रही सीसीटीवी फुटेज से प्राइवेसी की बात, तो एक बार चुनाव आयोग ये भी देख ले, क्या ऐसे एक आम नागरिक कर सकता है? तो ये राजनीतिक दल इस देश का, संविधान का, संवैधानिक संस्थाओं का और जनता का तमाशा बनाए तो इन्हीं सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर इन्हीं के थोपड़ों पर फेंक दिया जाए ताकि ये जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। इसीलिए आजाद भारत में संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण किया गया था, चमचागिरी या ऐसा महसूस करने के लिए नहीं। एक संवैधानिक संस्था की इतनी तो हैसियत होनी चाहिए कि वो जनता को न्याय दिला सके इन राजनीतिक दलों के जुल्मों से, अत्याचारों से। क्या आजादी के इन 78 सालों में संवैधानिक संस्थाओं ने इतनी सी हैसियत डेवलप नहीं करी कि इन राजनीतिक दलों को, तो इन राजनीतिक दलों के नेताओं को कान पकड़कर अपने कटघरे में ले आए ताकि न्याय प्रस्तुत होने के बाद ये राजनीतिक दल एक बार में अपनी जुबान चुप करके बैठ जाए गैर जरूरी मुद्दों पर। चुनाव आयोग की कार्यशैली इतनी आसान और सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि ये राजनीतिक दल कोई भी आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचे। कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां वोट चोरी के मुद्दे पर रैलियां क्यों कर पा रही है पता है? क्योंकि आजाद भारत की एक संवैधानिक संस्था ने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही दिखाई ही नहीं। तभी ये राजनीतिक दल अभी भी वोट चोरी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ एक, चमचागिरी वाली नहीं, संवैधानिक संस्थाओं वाली, एंड जस्टिस डिलीवर। हम आज भी गुलाम हैं और हमें आजादी चाहिए। आजाद भारत के राजनीतिक दलों के बिगड़े हुए व्यवहार से, खोटी नीयत से, दोगलेपन के व्यवहार से, और ये तभी मिल सकती है जब संवैधानिक संस्थाएं अपनी हैसियत पहचाने। यदि न्याय प्रस्तुत करने के लिए बिहार के चुनाव रोकने भी पड़े तो कोई बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि न्याय होना जरूरी है आजाद भारत में।